स्टूडेंट, अपना जो काइनेटिक लेसन चल रहा था आज उसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट के अंदर अपने बात करेंगे जो मैंने आपको ग्राफ बनाया था उसके आगे की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव। अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव। देखो उत्प्रेरक का प्रभाव, कैटालिस्ट किसी रेट ऑफ रिएक्शंस को कैसे चेंज करता है। ठीक है, किसी रिएक्शंस के अंदर कैटालिस्ट कैसे चेंज करता है। देखो आपने एक रिएक्शन करी थी ये वाली, टाइम के साथ और रेट के साथ, ऊर्जा मान लो। ठीक है, ये ग्राफ बनाया था आपने, यहाँ पे लिया था रिएक्टेंट और यहाँ आपने क्या लिया था, प्रोडक्ट। ठीक है, और ये आपने ग्राफ बनाया था, इस एनर्जी को आपने बोली थी एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। ये अभिक्रिया कब हो रही है, जब उत्प्रेरक नहीं है, उत्प्रेरक अनुपस्थित है, जब कैटालिस्ट नहीं है। बट अब इस रिएक्शन के अंदर जैसे अपने कोई कैटालिस्ट या उत्प्रेरक डालेंगे तो उत्प्रेरक का काम होता है सक्रियण ऊर्जा को घटाना, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करना, कम करना। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी और एक शॉर्टकट रास्ता मिल जाएगा और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ये रिएक्शंस क्या हो जाएगी, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी हेबर प्रोसेस है, अमोनिया बनाने का मेथड है। ठीक है, N2 और 3H2 मिलके 2NH3 बनाते हैं। आयरन की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती है। या फिर एल्कीन से आप क्या बनाते हो, एल्केन बनाते हो, हाइड्रोजनेशन करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में होता है, निकल। तो ये दोनों क्या है, कैटालिस्ट है। अगर आप ये नहीं डालोगे रिएक्शंस तो भी होगी, बट ये क्या है, तब ये रिएक्शन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी। अब कैटालिस्ट डाल दिया तो एक शॉर्टकट रास्ता मिलेगा और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, कुछ ही सेकंडों और मिनटों में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो गया। आपके सिलेबस में एक लेसन है सरफेस केमिस्ट्री, उसमें पूरा कैटालिस्ट टॉपिक अलग से दिया हुआ है, तो वहाँ पे इसको पूरा अपन डिटेल में और पढ़ेंगे। बट यहाँ पे अपने को यही पढ़ना है कि रेट ऑफ रिएक्शंस को कैटालिस्ट कैसे इफेक्ट करते हैं। तो आपको सिर्फ ये बताना है एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, कम करते हैं, एक शॉर्टकट रास्ता देते हैं और ग्राफ के अंदर ये लाइन बना के आपको दिखानी है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ कंप्लीट होगी। उसके बाद अपने बात करते हैं कि ताप का क्या प्रभाव होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर क्या इफेक्ट डालता है, रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर क्या इफेक्ट डालता है। देखो एक साइंटिस्ट आया था मैक्सवेल, उसके साथ था बोल्ट्जमान। साइंटिस्ट आया था मैक्सवेल बोल्ट्जमान, उन्होंने बताया था कि किसी भी रिएक्शंस का, थ्योरी में सारा कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ सुन लो एक बार, कि किसी भी रिएक्शंस के अंदर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका रेट जो हो जाता है वो डबल या ट्रिपल हो जाता है, डबल या ट्रिपल हो जाता है। तो ध्यान रखना एक चीज ये और पूछी गई है, टेम्परेचर कभी भी किसी रिएक्शंस के, टेम्परेचर किसी भी रिएक्शंस के, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। मतलब जो आपने ग्राफ बनाया था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, जिसको आपने बोला था एक्टिवेशन एनर्जी, अगर मैं इस रिएक्टेंट को गर्म करना शुरू करूं, अगर मैं इस रिएक्टेंट को गर्म करना शुरू करूं तो इस एक्टिवेशन एनर्जी पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि रिएक्टेंट गर्म करने पे इस रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसके मॉलिक्यूल आपस में बहुत ज़्यादा टकराएंगे, जिसके कारण इनकी रिएक्शन करने की स्पीड बढ़ेगी। एक्टिवेशन एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्टिवेशन एनर्जी में फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाता है, डबल या ट्रिपल हो जाता है। आप डबल ही बोल के चलोगे। ठीक है, अभी बात करते हैं कि ये जो साइंटिस्ट थे मैक्सवेल बोल्ट्जमान, इन्होंने क्या किया था कि ना, इनके बारे में जब बताया तो बताने के बाद इन्होंने ये बोला कि इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर जैसे इफेक्ट अपन कराते हैं तो टेम्परेचर इफेक्ट कराने से आपके इसमें क्या होगा, जैसे आपको बात करूं मैं भाई, रिएक्टेंट को जैसे गर्म करा, रिएक्टेंट को गर्म करने पे मॉलिक्यूल क्या होंगे, आपस में टकराएंगे, आपस में टकराएंगे, टकराने के कारण रिएक्शंस की क्या हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। एक तो ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, और जैसे ही ना मैक्सवेल औरों ने इसके बारे में बात करी तो एक हिंदी में एक वर्ड या इंग्लिश में एक वर्ड लिया जिसको बोला टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक। इसका मतलब सिर्फ यही था कि कोई रिएक्शंस शुरू में जिसका टेम्परेचर है KT, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के बाद 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के बाद
उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता है, डबल या ट्रिपल हो जाता है, डबल या ट्रिपल हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल दूं, एक क्वेश्चन आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि कोई रिएक्शन है जिसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया तो बताओ हुआ है कितने गुना हो गई, वो कितने टाइम इंक्रीज हो गई। तो देखो आप कोई भी चीज़ गर्म करते हो ना, तो गैस पे रखने के बाद गर्म करने में उसको क्या होता है, टाइम लगता है। टाइम का मतलब ये पहले 0 डिग्री से वो 10 पे गया, 10 से वो किस पे गया, 20 पे गया, 20 पे वो किससे गया, 30 डिग्री पे गया, और 30 से वो गया 40 डिग्री पे, 40 से वो गया 50 डिग्री पे। ठीक है, 0 से 10 डिग्री होने पे डबल टाइम लगेगा, 10 से 20 होने पे डबल टाइम लगेगा, 20 से 30 होने पे डबल, 30 से 40 पे डबल, और 40 से 50 पे भी डबल। तो आप क्या करोगे, इन सबको क्या कर दो, गुणा कर दो। आपका आंसर आ गया 32 टाइम, 32 गुना क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। मतलब किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 50 डिग्री इंक्रीज करने पर, किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 50 डिग्री इंक्रीज करने पे उसका जो स्पीड होती है या वेग होता है या रेट होता है वो 32 गुना क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक बच्चों। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने क्या हुआ था कि ये चीज़ जब बताई कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, हर 10 डिग्री पे टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, डबल हो गया। क्वेश्चन आरबीएससी में आया हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसने एक ग्राफ और दिया था एनर्जी के बीच में, एनर्जी के बीच में और रिएक्टेंट के वो पार्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नॉर्मल ग्राफ होता है वो ये होता है कि ये रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट से ये क्या बन गया, मान लो प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये कब बना, जब टेम्परेचर क्या है, KT। जैसे ही आपने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्टिवेशन एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे होगा क्या कि ये वाला ग्राफ थोड़ा इस साइड में क्या हो जाएगा, सरक जाएगा। इस साइड में सरकने का मतलब है ये जो ग्राफ मिला है ये KT प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड का मिला है। तो इस ग्राफ को बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान ग्राफ, मैक्सवेल बोल्ट्जमान ग्राफ। ठीक है बच्चों, ये चीज़ कंप्लीट है। उसके बाद अपने बात करते हैं, बस इसके अंदर इतना ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करोगे। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान ग्राफ के बारे में और 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस समीकरण। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन देखो क्या होती है कि जो साइंटिस्ट था अरेनियस, ठीक है, उसने एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट K के बीच में एक रिलेशन दिया था, वो था K = AE - EA अपॉन RT। ठीक है बच्चों, यहाँ पर K क्या है, रेट कांस्टेंट है। K क्या है, रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक है। यहाँ पे EA क्या है, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी है। ये हालांकि सब नोट्स में लिखा हुआ है, फिर भी एक बार लिख के बता रहा हूँ। A यहाँ पे क्या है, अरहेनियस कांस्टेंट है, अरहेनियस स्थिरांक है। ठीक है, और -EART क्या है, -EART वो है वो मॉलिक्यूल जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी प्रेजेंट है। मतलब वो जो एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ में बताई है, ये -EART किसको दिखा रहे हैं, वो मॉलिक्यूल जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा है। ठीक है बच्चों, इतनी चीज होगी। अब आपको क्या करना है कि इस ग्राफ का आपको लेना है लॉग, इस इक्वेशन का, सॉरी, इस इक्वेशन का आप क्या करोगे, लॉग लोगे। ठीक है, तो लॉग लेने पे देखो आपको क्या मिलेगा, ये वाली इक्वेशन का लॉग ले लो। तो इसको अपन बोल लेंगे ln K = ln A - EA अपॉन में RT। ln K बराबर ln A - EA अपॉन RT। अब देखो यदि टेम्परेचर ले लो, यदि टेम्परेचर ले लो T1, तो ये हो जाएगा ln K1 = ln A - EA RT1, इक्वेशन 1। अगर आप टेम्परेचर ले लो T2, तो ये हो जाएगा ln K2 = ln A - EA RT2। दो इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर दो, माइनस कर दो। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो आपको मिलेगा ln K2 - ln K1 = ln A - EA RT2। फिर माइनस ब्रैकेट शुरू कर देना, ln A - EA RT1। ठीक है बच्चों,
एक बार प्रैक्टिस करके देखना रफ कॉपी पे, आराम से क्लियर होगा ये। ठीक है, इन दोनों को क्या करा, माइनस करा। माइनस करने के बाद देखो आपको क्या मिलेगा। माइनस करने के बाद अपने बात करें तो इस बची हुई चीज को लिख लो, ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल टू ln a माइनस ea RT2 हो गया। ये माइनस का ln a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके ये क्या हो जाएगा, ea RT1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ln a से ln a काट देना, आपको मिलेगा ln k2 माइनस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ln रेशियो में लिख दूं इसको k2 अपॉन में k1 इज इक्वल टू, यहाँ पर अपने क्या करेंगे, EAR को कॉमन ले लेंगे दोनों में से, प्लस वाले को पहले लिख दो तो ये हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। ये भी अरेनियस इक्वेशन में यूज कर सकते हो। और अगर इसको और करना चाहो तो ln k2 k1 EAR ऊपर इसको गुणा करा, ये आ जाएगा T2 माइनस T1 और T1 T2 गुणनफल में, ये भी क्या होगी, अरेनियस इक्वेशन। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन सेंड करे हैं उनमें देखना, एक तो अरेनियस इक्वेशन डिस्क्राइब किया हुआ है वो करोगे, दूसरा इसके बेस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है करके देखना। एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है, R की वैल्यू दी गई है, T2 300 केल्विन दिया गया है और T1 कितना दिया गया, मान लो 270 केल्विन दिया गया। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया तो उसे केल्विन में चेंज करोगे। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी गई है, K1 और K2 की वैल्यू आपको दी गई है, मतलब प्रारंभिक में रेट कांस्टेंट ये था, बाद में ये हो गया, तो ये वैल्यू आपको दी गई है और एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी पूछी गई है। क्वेश्चन को करके देखना, अगर नहीं आएगा तो मैं समझाने के लिए बैठा हूँ अभी। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर है। हाँ बच्चों, उसके बाद अपन बात करते हैं संगत सिद्धांत, इसी को आप बोलते हो टक्कर सिद्धांत। संगत सिद्धांत को आप क्या बोलते हो, टक्कर सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। इसका भी क्वेश्चन आपके आरबीएससी में आया हुआ है। कोलिजन थ्योरी क्या बात करती है, देखो कोलिजन थ्योरी सिर्फ यही बात करती है कि किसी भी रिएक्शन के दौरान क्या होते हैं कि रिएक्टेंट आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, और टकराने के बाद क्या होता है, मॉलिक्यूल के टकराने के बाद सब अपनी एनर्जी क्या करते हैं, एक दूसरे को देते हैं। मान लो ये कंटेनर है, इसमें मैंने रिएक्टेंट लिया और जैसे ही मान लो मैं इसे गर्म करूं तो इसके मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, टकराएंगे। टकराने पे ये अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, एक दूसरे को एनर्जी देना शुरू कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, पूरे की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी जो इंक्रीज होगी उसके कारण क्या हो जाएगा कि आपका रिएक्टेंट आसानी से किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इस टक्कर में क्या होता है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल तो टूटते जाते हैं और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल क्या है, बनते जाते हैं। और जितनी टक्कर प्रोडक्ट बना देती है उसको आप बोलते हो इफेक्टिव कोलिजन, प्रभावी टक्करें। ठीक है, अब किसी भी रिएक्शंस के अंदर टक्कर होने के लिए दो शर्त होती है। पहला, ग्राफ की एक्टिवेशन एनर्जी आपको मिलनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, एक एग्जांपल है कि दीवार पे एक कांच की बोतल रखी और हाथ में बहुत सारी कांच की गोलियां ले ली और दीवार पे कांच की गोलियां, मतलब उस बोतल पे कांच की गोलियां आप मारोगे तो जरूरी नहीं सारी गोलियां लगेगी, गोलियां लगेंगी कोई 2-4 ही बोतल पे, सारी गोलियां क्या हो जाएंगी, बाहर जाएंगी। यही रिएक्टेंट में होता है कि जितने मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में टकरा जाएंगे, ठीक है, एक डायरेक्शन में टकरा जाएंगे, ठीक है, वो तो क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट बनाएंगे, और जो मॉलिक्यूल आपस में नहीं टकराएंगे वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, CO प्लस O की आपने रिएक्शंस कराई, ठीक है, इसमें बनना चाहिए क्या, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अगर ये CO के पास में O आगे से अटैक करेगा तो आपका CO2 नहीं बनेगा, बट अगर ये CO के पास में O पीछे की साइड से अटैक करेगा तो CO2 की स्ट्रक्चर कहती है ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस टक्कर के लिए एक वर्ड दिया गया था, कोलिजन फ्रीक्वेंसी संगत आवर्ती Z। कोलिजन फ्रीक्वेंसी संगत आवर्ती Z मतलब एक निश्चित आयतन में एक फिक्स वॉल्यूम में 1 सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या, 1 सेकंड में होने वाले नंबर ऑफ कोलिजन को ही क्या बोला गया है, यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z बोला गया है। इसके लिए एक अरेनियस ने एक इक्वेशन दे दी थी, K = P ZE-EA अपॉन RT। सिर्फ फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। P यहाँ पे स्टीरिक फैक्टर है, त्रिविम विन्यास है जिसमें अणु आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं। ठीक है बच्चों, ये लेसन आपका यहाँ खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेसन अपने शुरू करेंगे, वो करेंगे पॉलीमर।